हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ममता ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। नोट देखिए क्या है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया जाता था। 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का क्या अनुमान है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का आंतरिक अनुमान था जीडीपी वृद्धि दर 8.2%, वहीं राजकोषीय घाटा का अनुमान था 5.6%। ठीक है, 24-25 में पहला अग्रिम अनुमान जीडीपी वृद्धि का 6.4% है और 24-25 में अपेक्षित 2025-26 में अपेक्षित 6.3 से 6.8% वृद्धि होने का अनुमान रखा गया है। भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में। वैश्विक सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत का स्थान 7वां है। सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान 2रा है। सांस्कृतिक और मनोरंजन के सेवाओं में भारत का स्थान 6ठा है। वहीं पर वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का स्थान 6ठा है। दोनों में ही 6ठा है, सांस्कृतिक मनोरंजन सेवा और वस्त्र और परिधान के निर्यात में। निर्माण सेवाओं में भारत का स्थान 8वां है। दवा उद्योग और मात्रा के हिसाब से भारत का ये स्थान जो है 3रा है। यहाँ मात्रा नहीं होगा, निर्यात होगा। ठीक है, विदेश मुद्रा भंडार में भारत का स्थान 4था है। रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान 4था है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अर्थव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार भारत का जीडीपी जो है 6.7 और दूसरी तिमाही में क्रमशः 5.4 रहने का अनुमान ये बढ़ा है। ठीक है, आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2024 में यह 2.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.6 लाख करोड़ रुपया था। नेक्स्ट क्या है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में 5.6% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई वित्त वर्ष 2024 में 4.9 हो गया है। अप्रैल से दिसंबर 2024 में शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश विदेशी निवेश यानी कि एफपीआई प्रवाह जो है पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 3 जनवरी 2025 को घटकर 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घटकर 12 साल के निचले स्तर पर यानी कि 2.6% पर आ गई है। 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 23-24 में 3.2% हो गई है।
वित्त वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र में 3.8% वृद्धि होने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2%, सेवा क्षेत्र में 7.2% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए अध्याय 2 मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास और अन्य संबंध। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 के अंत में 64.2 रहा है। क्या रहा है? वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक का 64.2 रहा है। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ तक पहुंच गई है। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा 16,456 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। 23 मई 2024 को BSE सूचीबद्ध शेयरों की कुल बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर से ऊपर बंद हुआ। यानी कि शेयर बाजार जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मतलब उतना पार कर गया कि ऊपर बंद हुआ। जीवन बीमा की पहुंच वित्त वर्ष 2024 में 2.8 हो गई। नोट, कुल बीमा की पहुंच कितना है? 3.7%। इसमें जीवन बीमा का 2.8%। देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 95 अमेरिकी डॉलर हो गया है। 24 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टीयर स्कोर जो है 100 में कितना रहा? 98.49% रहा। नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्र। तीसरा अध्याय क्या है? बाह्य क्षेत्र FDI को व्यवस्थित रूप देना। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात यानी कि माल और सेवाएं में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 6.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो निर्यात कितना हुआ? 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात कितना हुआ? 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसलिए अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल व्यापार घाटा हम लोग का रहा 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत का B2C यानी कि बिजनेस से कस्टमर ई-कॉमर्स बाजार जो है 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों के दौरान भारत में शुद्ध FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 0.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध FPI प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो कि चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत का स्थान है चौथा। यानी कि सबसे ज़्यादा चौथे स्थान पर भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। नेक्स्ट है चौथा अध्याय अर्थव्य कीमतों और मुद्रास्फीति यानी कि उतार चढ़ाव को समझना।
IMF ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2024 और 2025 के लिए क्रमशः 3.2% और 3.3% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9 हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.4 थी, और कोर मुद्रास्फीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5 से बढ़कर 2025 में 8.4 हो गया है। नेक्स्ट अध्याय है मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनियमन में विकास को बढ़ावा। भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों पर औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। तब हमारा भारत क्या होगा? विकसित भारत हो जाएगा। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। भारत 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। लिथियम आयन बैटरी कहाँ से मंगवाता है? चीन से मंगवाता है 75%। अध्याय 6 देखिए, निवेश और अवसंरचना। अनवरत रहे। केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से बढ़ाया गया है। भारतीय रेलवे ने 2029 से 30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें कि 1,46,195 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH नेटवर्क शामिल है। वर्ष 2025 में 5,853 किलोमीटर NH का निर्माण किया गया। NH कुल सड़क माल यातायात का लगभग 40% वहन करता है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना। ये शहर होगा गुजरात में धोलेरा, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिडकीन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी। ये 4 क्या होगा? ये राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा का विकास करेगा। गुजरात में कहाँ है? धोलेरा, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिडकीन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्यमपुरी। नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्र की स्थापित क्षमता 456 गीगावाट है। कितना हो गया है? 456 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 47% हो गया है। भारत वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें 19 संचार उपग्रह है, 9 नेविगेशन उपग्रह है, 4 वैज्ञानिक उपग्रह है और 24 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्ति है हमारे पास। नेक्स्ट अध्याय है उद्योग समग्र व्यवसायी सुधार। भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है, जबकि चीन का कितना योगदान है? 28.8%। हम लोग चीन से अभी भी कितना पीछे हैं देख सकते हैं इस डाटा से। भारत का हिस्सेदारी कितना है वैश्विक विनिर्माण में? 2.8% और चीन का 28.8% है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है, उसके बाद भारत में। वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन 227 मिलियन टन हुआ है और घरेलू सीमेंट की खपत जो है 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह है 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। भारत में स्टील स्क्रैप की कुल घरेलू खपत लगभग 30 मिलियन टन, जिसमें कि 5 मिलियन टन हम लोग आयात करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक
और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 4% है। सबसे ज़्यादा छठा सबसे बड़ा देश है जो कि वस्त्र और परिधान का हम लोग निर्यात करते हैं, लेकिन वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 4% है। भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है और भारत शुद्ध निर्यातक है। वैश्विक चिकित्सा उपकरण में बाजार में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी 1.5% है और एशिया में बाजार आकार के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर अनुमानित हिस्सेदारी है 1.5%। WIPO रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में छठे स्थान पर है। WIPO द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में भारत 4 शहरों के साथ दुनिया के 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में चौथे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2021 में अनुसंधान एवं विकास पर एक सकल व्यय 1,27,381 करोड़ रुपये है जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% है। 26 नवंबर 2024 तक MSME ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को यानी कि 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। MSME को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये के साथ आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया है। 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु कुल औद्योगिक GVS का लगभग 43% हिस्सा रखते हैं। नेक्स्ट अध्याय है सेवा क्षेत्र। दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियाँ। क्या चुनौतियाँ हैं? भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। वर्तमान मूल्यों पर कुल GVA यानी कि सकल मूल्य वर्धन में भारत के सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2025 में लगभग कितना हो गया है? 55% हो गया है। वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% है। भारत में वित्त वर्ष 2025 अप्रैल सितंबर में FDI इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 24 होना चाहिए 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5वें स्थान दिलाने के उद्देश्य से मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। भारत ने जल मार्गों की कुल नौगम्य लंबाई लगभग 14,850 किलोमीटर है और अक्टूबर 2024 तक देश में 26 चालू जलमार्ग हैं। पर्यटक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्त वर्ष 23 में महामारी पूर्व स्तर 5% तक पहुंच गया है और पर्यटक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 23 में 7.6 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। पर्यटक के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय जो है 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही थी और 2024 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 89 देशों में 31वें स्थान पर है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों यानी कि 84% की समग्र टेली घनत्व और 941 बिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार के रूप में उभरा है। नेक्स्ट अध्याय है कृषि और खाद्य प्रबंधन भविष्य की संभावना का क्षेत्र। यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देता है और लगभग 46.1% आबादी का ये भरण पोषण करता है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5% की वृद्धि दर्ज की और वित्त वर्ष 2017 से 2023 के दौरान औसतन वार्षिक वृद्धि जो है 5% दर्ज की गई। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में 11.6% का योगदान है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन वाले राज्य जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% सिंचाई प्राप्त करता है और भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है। 55% जो है सिंचाई प्राप्त करती है, वहीं 2/3 भूमि जो है सूखे की खतरा को सामना करती है। सीमांत और छोटे पैमाने के किसान भारत की कृषि जोत का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किसान आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम आकार वाले भूखंडों पर खेती करते हैं। मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ चालू केसीसी खाते हैं, जिनमें 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। ठीक है, 7.75 करोड़ चालू केसीसी खाता है। पशुधन क्षेत्र कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है, जिसने कृषि के सकल मूल्य संवर्धन में अपना योगदान 2023 में 30.23% कर दिया है। सरकार ने ई-नाम योजना शुरू की है। यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति मंडी को 75 लाख रुपये की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023 में कुल मछली उत्पादन अंतर्देशीय और समुद्री दोनों बढ़कर 184.2 लाख टन हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात भी शामिल है, 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 10 और जलवायु और पर्यावरण के बारे में दिया गया है। सितंबर 2024 में शुरू किया गया भू-नीर पोर्टल, क्या नाम है इसका? भू-नीर पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का पोर्टल है। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने समुदाय, विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रीय जल जागर अभियान शुरू किया है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक समुदाय ने। भारत के स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता, ऊर्जा में देखते हैं क्या है। कोयला में कितना ऊर्जा उत्पादन होता है? तो 46.20%। सौर ऊर्जा कितना है? 20.60%। वहीं पवन ऊर्जा की बात करें 10.50%, हाइड्रो का वह 10.30% और गैस का 5.40%। सबसे ज़्यादा कोयला है। 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्थापित क्षमता लगभग 9.8 गीगावाट ग्रिड से जुड़ी है और 0.92 गीगावाट समतुल्य यानी कि ऑफ ग्रिड थी। 31 दिसंबर 2024 तक 13 राज्यों ने 39.9 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 55 सौर पार्क स्वीकृत किए हैं, यानी कि 55 जो है सोलर पार्क स्वीकृत किए हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए अब तक भारत सरकार ने 11,697.40 करोड़ रुपये के 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटाए हैं, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। मिशन लाइफ का लक्ष्य 2022 से 2028 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना है, जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल बन जाएं। नेक्स्ट अध्याय है सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन करना। शिक्षा पर व्यय को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वहीं स्वास्थ्य पर व्यय वित्त वर्ष 2025 में 6.1 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। वित्त वर्ष 2022 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय जो है मौजूदा कीमतों पर 6,602 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय जो है 4,122 और
6,996 होने का अनुमान है। उल्टा पुल्टा अनुमान है नहीं, ये था होना चाहिए। भारत का स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करती है, जिसमें सरकारी स्कूलों की हिस्सा 69% है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में लगातार कमी आई है, जो कि 1.9% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% है। यानी कि इतने बच्चे जो हैं, टोटल बच्चे का स्कूल को छोड़ देते हैं। प्राथमिक स्तर पर अलग, उच्च प्राथमिक स्तर और फिर माध्यमिक स्तर पर। सरकार का लक्ष्य जो है उच्च शिक्षा में 2035 तक GIR सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 49% महिलाएं हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में मदद करता है। WHO के एक अध्ययन ने यह पाया कि अवसाद और चिंता के कारण उत्पादकता में कमी होने से वैश्विक स्तर पर सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। ठीक है। WHO के अनुसार गैर संचारी रोग से हर साल 41 मिलियन लोगों की मौत का कारण बनता है। 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7,70,983 किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से अब तक 2.69 करोड़ घर पूरे किए गए हैं। नेक्स्ट अध्याय है 12 रोजगार और कौशल विकास। भारत की 26% आबादी 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है और औसत आयु जो है 28 वर्ष है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या जो है हमारा कितना है आयु वर्ग का 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की है। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घटकर 2023-24 में कितना हो गई है 3.2%। कार्यबल में स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया है। रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 2023-24 में 46.1 हो गया है, जिसमें कि महिलाएं कितनी हैं 64.4। कृषि क्षेत्र में EPFO सदस्यता 2 गुनी से अधिक हो गई है। EPFO सदस्यता 2 गुनी से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131 लाख हो गई है। EPFO 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन को पार हो जाने का अनुमान है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार 2029 से 30 तक गिग वर्कफोर्स 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन टन तक पहुंच गई है, जिसमें 4,53,000 नौकरियों के साथ जल विद्युत भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। 65.3% कार्यबल को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला है। भारत में प्रवासी आबादी जो है 32 मिलियन है। नेक्स्ट अध्याय है 12-13 कृत्रिम बुद्धिमत्ता युवा में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि AI के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के पूर्ण जोखिम में है। AIM अहमदाबाद के सर्वेक्षण में बताया गया कि
सर्वेक्षण में शामिल 68% कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में एआई के द्वारा उनकी नौकरियां आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएंगी। नेस्कॉम का अनुमान है कि भारतीय एआई बाजार 2027 तक 25 से 35% CAGR की दर से बढ़ेगा। भारत की बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी। इसी के साथ हमारा आर्थिक सर्वेक्षण समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।